दीपोत्सव के अवसर पर आदर्श गौरव से मिलने की कड़ी में आज आपको ऐसे शख्स से परिचय कराऊंगा जिसने आदर्श के नाम को बहुत नई उड़ान दी है। आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात डॉक्टर पीयूष स्वामी कर रहा हूँ। कैसे डॉक्टर? सर कब आना हुआ? सर वही दिवाली के अवसर पे आया था, तो मैं सोचा इस बार तो आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। दीपावली के अवसर, और काफ़ी चेंज हो गए आप। हाँ सर, पहले से तो बहुत चेंज आ गया। पहले से काफ़ी चेंज आ गया। आप की वैसे काफ़ी पीजी अभी आपने की है, कंप्लीट हो गई शायद। हाँ सर। तो कौन सी स्ट्रीम में की आपने पीजी? सर मैंने एमबीबीएस के बाद जनरल सर्जरी के अंदर पीजी की है, तो उसके अंदर मास्टर ऑफ सर्जरी का कोर्स अभी ख़त्म हुआ है कुछ दिनों पहले। एमबीबीएस भी आपने? एमबीबीएस सर मैंने एम्स जोधपुर से की। एम्स जोधपुर से की। 2015 में मैं सेलेक्ट हुआ था। 14 में मैंने यहाँ से आदर्श से 12th की थी। 15 में एमबीबीएस शुरू की, फिर 2022 में पीजी शुरू की और 25 में पीजी कहाँ से की? पीजी सर एसएमएस सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज से। तो आपका तो बहुत अच्छी, सर दोनों ही अच्छा। एमबीबीएस और पीजी राजस्थान के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट। तो आपने ये चीर फाड़ वाला मामला कैसे सोचा? आप तो बड़े शांत हो अंदर से। सर जब मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट हुआ था तो पहले दिन ही हमें एनाटमी में कैडेवर मतलब दे देते हैं। तो जब मैंने देखा और जब उसको डाइसेक्शन करा, और तभी से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया था एनाटमी में, ह्यूमन एनाटमी में और डिजीज़ की प्रोसेस में। तो वहीं से था। और फिर जब मैंने बाद में एमबीबीएस की इंटर्नशिप में देखा सर्जरीज़ वगैरह, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है बीमारी को शरीर से बाहर निकालने का। तो इस वजह से मेरे को सर्जरी में इंटरेस्ट पैदा। सर्जरी में तो काफ़ी बारीकी होती है, हाथों का भी ऐसे मजबूत होना, ये कह सकते हैं, कंपन नहीं हो और नहीं हो। और कहीं ऐसे सर्जरी करते समय धड़कन ही बढ़ती है क्या कि यार कर तो रहे हैं? ज़रूर सर, वो तो बढ़ती है। कोई नई चीज़ करते हैं तब ज़्यादा बढ़ती है। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है। वो जब तक हमारे सर पे हाथ रहता है हमारे गाइड्स का, हमारे सर का, तब तक हम शांत तरीके से कर पाते हैं। वरना जब कभी खुद से कर रहे होते हैं कुछ छोटा मोटा प्रोसीजर, तब ज़रूर ऐसे लगता है। पर फिर वही किताबी ज्ञान को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो मैनेज हो जाता है। तो आप 10th क्लास तक तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत मजबूत थी जी मेरे हिसाब से। आपका इंटरेस्ट भी मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा था। पिताजी के पच्चीश्वर जी, अब तो प्रिंसिपल भी बन गए हो। जी जी। कैसा लग रहा है प्रिंसिपल बनने पर? अब पिताजी का वही था, पहले मैथ्स पढ़ाते थे, फिर हिंदी की तरफ एमए करके गए, अब प्रिंसिपल बन गए हैं, तो अब मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिताजी तो आपके बहुत मल्टी टैलेंट मानता हूँ मैं उनको। उन्होंने प्रवेशी का की, राजस्थान बोर्ड मेरिट में नंबर आया। हाँ, मेरे प्रेरणा। फिर वो साइंस स्ट्रीम में चले गए, फिर वो वापस हिंदी में आए, और जहाँ जिस क्षेत्र में गए हैं तो मुझे लगता है कि उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी आपको। हाँ, मेरे जीवन के काफ़ी बड़े प्रेरणा स्रोत है मेरे पिताजी, मेरे गुरु और मेरे जो घर परिवार के सदस्य हैं। पर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा इस तरीके से मिली है, वो जहाँ भी उन्होंने जो भी काम किया है उसमें हमेशा ईमानदारी से और अपना पूरा प्रयास देने की कोशिश करी उन्होंने। ये चीज़ मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। कोटा तैयारी करने जब गया था तब पिताजी ने एक ही चीज़ बोल के भेजा था कि खुद से ईमानदार रहना है, खुद से। वो तो खुद ईमानदार है। हाँ, वो खुद ही ईमानदार है। और खुद कई बार ऐसा होता है कि हालांकि मेरे से छोटे हैं और मेरा भी वही जो गुरु रिस्पेक्ट ही करते हैं पारिवारिक सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मुझे भी उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है अंदर से। और ये आप सौभाग्यशाली भी हैं कि ईश्वर जी का मार्गदर्शन आपको निरंतर मिला है। फिर आपने मैथमेटिक्स से बायोलॉजी में कैसे आप टर्न हो गए? इंटरेस्ट तो हमेशा से मैथमेटिक्स में था। पिताजी पढ़ाते भी मैथमेटिक्स थे, कोचिंग पढ़ाते थे घर पे, तब मैं बैठ जाता था उनके साथ में। पर फिर
हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी था। बायो में थोड़ा जो याद करने का और वो मुझे हमेशा से ही इंटरेस्ट नहीं रहा था उसमें पहले। पर फिर मेरे पिताजी का भी सपना था कि उनको डॉक्टर बनना था। कुछ कारणों से उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ाया भी था जो बन भी गए थे, पर वो खुद नहीं उस चीज़ को कर पाए। तो फिर वो भी था, वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा कि मेरे को मेरे पिताजी का सपना पूरा करना है। तो ये बड़ा मोटिवेशन था मेरा। आदर्श भी आपका सफ़र रहा, और उस समय आप काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंटों में से थे। कई ऐसे अवसर भी आए होंगे जब ATS और उसमें कई बार रैंकिंग कम ज़्यादा होना, उस समय आपको क्या महसूस होता था? आदर्श का उस समय जो माहौल था, पहले दिन से ही मेरे को आदर्श के माहौल में मैं घुल मिल गया था। क्योंकि जब बाहर मैदान में अपनी प्रार्थना हुआ करती थी, तब आप आए थे उस दिन संयोगवश कि बताओ, मेरा पहला दिन था वहाँ पे। आपने पूछा कि वो शुरुआत के 10 परमाणुओं के बारे में, मैंने हाथ खड़ा करके बताया, आपने उसी वक्त मेरे को इनाम दिया। तो उसी दिन से मेरे को जो एक पॉजिटिव फीडबैक वाली चीज़ है, उस माहौल में मैं घुल मिल गया था। टीचर्स जितने थे काफ़ी मन लगा के पढ़ाते थे, और मेरा उनसे अभी भी बहुत अच्छा कनेक्शन है सबसे। तो उस वजह से मेरे को कभी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कम ज़्यादा नंबर या ATS का भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। एक नया प्रयोग था उस वक्त, मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती थी उससे। कुछ बार मैंने इनाम भी जीते। तो जो आप एक्सिस बैंक में था वो अकाउंट उस टाइम, तो वो जब मैं चेक लेके जाता था तो वो एक बार गया, 2 बार गया, चौथी बार में वो कैशियर मेरे को पहचानने लग गई थी कि आप आते हैं। आप तो आदत से आते हैं। आपको ये भी याद होगा कि आदर्श से तो चल रही थी, फिर आप वाला बेस था, शीतल चौधरी, प्रज्ञा धीरेन्द्र, जो आर्ट्स से थी और आप साइंस से थी। और एक बार मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे हिंदी इंग्लिश को कुछ इग्नोर कर रहे हैं या अच्छी सी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तब हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, आदर्श महासंग्राम। ये शब्द आपकी बेस का था शायद? हाँ, उसी वक्त से शुरुआत हुई थी इसकी। क्योंकि उस वक्त ऐसा हो रहा था कि बोर्ड में बच्चों के हिंदी इंग्लिश में कम नंबर आ रहे थे, उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था। तो आपने कोशिश की थी कि हम तीनों स्ट्रीम्स को मिला के फिर देखते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है उस वक्त। और ये सौभाग्य भी आप जिन जो आप कंपटीटर थे, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट मेरिट में भी तीनों आए थे उस समय। जी। और तीनों में आप डॉक्टर बनी गए। शीतल चौधरी RS बन गई जी। और प्रज्ञा धीरेन्द्र दिल्ली कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है। तो कई बार आपको नहीं लगता कि यार ये वो प्रयोग वास्तव में गजब का प्रयोग था, और किस तरह से एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं आदर्श से निकल कर आगे बढ़ी? ज़रूर मेरे को लगता है, जो होलिस्टिक अप्रोच जो उस वक्त से अपनों ने अप्लाई करने की कोशिश की है। आजकल कोचिंग्स में इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड कर देते हैं बच्चों को अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से। बट हमने जो होलिस्टिक अप्रोच अपनाई थी कि सबको मिला जुला के हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का भी यूज़ करें, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को मिला के करें, तो वहाँ से ही वो एक डेवलपमेंट वाली जो पर्सनल डेवलपमेंट जो अंदर से होता है, उसकी वजह से आज तीनों के तीनों हम अपने करियर में एक अच्छी जगह पे हैं। उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सर्जरी आपका फील्ड हो गया जी। और मुझे तो पूरा वैसे विश्वास भी है, और निश्चित रूप से क्योंकि आपकी कार्यशैली से, आपकी गंभीरता से मैं बहुत अच्छे से परिचित भी हूँ, निश्चित रूप से आप अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे ही। आपको इस क्षेत्र में जो भी नई क्रांति आ रही है, रोबोटिक का है या और भी कुछ, AI भी आ गई है इन दिनों में, ज़रूर। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उसको पॉजिटिव नज़रिए से ही देखता हूँ। काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं देखने के, और ये जो डेवलपमेंट होता ही रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि विज्ञान में हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए और हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए उसको। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता हूँ मैं उसको। रोबोटिक सर्जरी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे आप एक्सरे, सोनोग्राफी, इन सबको इंटरप्रेट करना, वो AI काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है। और रोबोटिक सर्जरी में जो
एक सर्जन के हाथ का कंपन होता है। अब हम कहते हैं कि उम्र के साथ सर्जन अच्छा होता जाता है, बट उम्र के साथ जो शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर होता जाता है। तो हाथों के कंपन, आँखों देखने का जो उसकी पावर है वो कम होती जाती है। बट रोबोटिक से आप इस सब चीज़ों को कम कर सकते हो। तो फिर जो एक उम्र के साथ जो सर्जन यानी हेल्पफुल रहेगी ये भी, इसको भी आप सीखने की तरफ बढ़ रहे होंगे, या आपने प्रयोग भी में कभी कभार लिया होगा। कई तो बहुत जटिल सर्जरियाँ होती हैं और मैं ऐसे सुनता हूँ 5-5-6 घंटे लग जाते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं बॉडी में। आपके सामने चुनौती होती है कि हम इसे सही सलामत करके मरीज को वापस हंसते हुए भेजें। उस समय आप अपना एकाग्रता कैसे बनाए रखते थे? जब भी ये कॉम्प्लिकेशन या ऐसी चीज़ जो किताबी नॉलेज से थोड़ी हटके होती है, तब एक तो आपके पास जो सुपरवाइज़र, आपके गाइड हैं, वो अगर प्रेजेंट रहते हैं तो फिर आप काम रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको काम रहना होता है। तो बेसिक नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपको पता होगा कि एक लाइफ को बचाने के लिए आपको बेसिक क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। तो कामनेस और बेसिक नॉलेज अच्छे तरीके से पकड़ होना, मैं समझता हूँ। ऑपरेशन के बाद जैसे पेशेंट है वो आंखें खोल ले जी, तो कैसा लगता है आपको? कई बार ऐसा होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर ऑपरेट होते हैं पेशेंट, तो वो जगह भी रहते हैं, तो उनसे हम बात भी करते रहते हैं बीच बीच में। प्रोटोकॉल तो नहीं है, बट कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, तो फिर वो नॉर्मल रखने के लिए, और ऑपरेशन चलता रहता चलता है। उनसे बात करते हैं, बाबा जी कैसे हो, ठीक हो ना, कोई तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही क्या, ये हो रही क्या। फिर वो कहते हैं कि यार ऑपरेशन कर दो, आप बातें कर रहे हो, तब आप कहोगे कि ऑपरेशन हो गया बाबा जी, हाँ अब तो जाने की बारी आ गई। अब जाने की है ना। हाँ, तो जैसे आजकल बच्चों में ये देखा गया है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिद्दी ज़्यादा हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक चैलेंज है आपके सामने, तो बच्चों को इस मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने के लिए क्या ऐसा हो कि ये कम से कम स्ट्रेस में रहे? पेरेंट्स का भी इसमें कोई है क्या दायित्व है कि वो मोबाइल से बच्चों को दूर रखे, या कोई भी होना ही नई है? टेक्नोलॉजी, जब भी सर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया या फिर जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है वो हम कभी ना कभी अपनी एक एज में जाके करेंगे ही, और हमें उसका अच्छा यूज़ आना भी चाहिए। तो पेरेंट्स का मैं यही मानता हूँ कि योगदान वहाँ तक है कि वो उनको अच्छे तरीके से एक उम्र के बाद, पहली बात तो एक उम्र के बाद उनका एक्सपोजर हो, और दूसरी चीज़ उसको सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उस एस्पेक्ट में पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना चाहिए और अपने बच्चों को भी एजुकेटेड करना चाहिए। आप एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बहुत यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ फ़ोन पे ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही होता है, तो वो उसका एक सही तरीके से यूज़ करना सिखाना, ये पेरेंट्स का दायित्व है, मुझे लगता है। अब तो आप एक घर में 2-2 डॉक्टर होने जा रहे हो, छोटा भाई भी सिलेक्ट हो गया शायद, तो कौन से ईयर में है? वो सेकेंड ईयर में है। वो सेकंड ईयर में, और बहन भी तैयारी कर रही है, जी तो क्या ये हैट्रिक लगेगी सिलेक्शन की? सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर रहेगी सर। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली हैट्रिक लगने जा रही है, हम यही कोशिश है सर। यही कोशिश करते हैं। तो फिर 3 आप हो गए, फिर आपकी शादी भी होनी है, जी सर, उसमें भी कोई डॉक्टर वही से ही लगभग ये होता है कि एक जॉब के हिसाब से जब भी कोई सरदार सर के पेशेंट आपके पास आएंगे, क्योंकि आप तो बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, उस समय अन्य पेशेंट और सरदार सर के पेशेंट, उनमें क्या आपका रवैये में क्या परिवर्तन रहेगा? अन्य पेशेंट का मैं ये देखता हूँ कि डॉक्टर को प्रोफेशनल तो हमेशा रहने की कोशिश करनी ही चाहिए। तो जो दूसरे जो भी पेशेंट हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म का ज़्यादा वो रहेगा। सरदार शहर के लोग आएंगे तो उनमें थोड़ा अपनत्व का भाव ज़्यादा रहेगा कि हाँ भाई, चाय पानी का पूछ लेंगे, पूछ लें वो, हाँ वो पूछ लेंगे ये रामनगर के हैं, ये कौशलावास के हैं, थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होगा। जरूर पेशेंट ऐसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा कि यार ये तो अपना ही डॉक्टर है, और फिर आप वहाँ के
जो बॉयज़ वगैरह जो काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ उनको भी वगैरह, बताएंगे कि उनको थोड़ा कहेंगे यार ये हमारे गांव के बाबा जी हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। आप में तो सेवा भावना वैसे है भी। मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल सुना था कि सेवा भारती कुछ कैंप लगाती है ये पैदल यात्रियों के लिए, उसमें भी आपने सेवाएं दी है। कौन से शिविर में दी थी ऐसा, मेरे किसी को बता रहे थे? वो रामदेव बाबा का जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए शिविर लगाया था सेवा भारती ने। तो उसके अंदर जो चिकित्सा सेवा है और दवाइयाँ वितरण है, या किसी के घाव, काफ़ी यात्रियों के पैरों में छाले हो जाते हैं, ज़्यादातर की समस्या यही रहती थी कि छाले हो जाते थे या यात्री डिहाइड्रेटेड हो जाते थे। तो उनका इलाज करना और उन्हें थोड़ा मोरल सपोर्ट देना, ये काम था। मेरे पिताजी ले गए थे मेरे को वहाँ पे, तो वो किया, मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा। इससे आपको काफ़ी सुकून मिला होगा कि चलो हम अच्छी चैरिटी का, एक तरह से हाँ। समाज की सेवा भी एक चैरिटी है। वो MBBS करके सीधा मैं निकला ही था। उसके बाद में वो मेरा एक पहला एक्सपोजर था पेशेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, तो मेरे को अच्छा भी लगा। मेरे लिए लर्निंग का भी एक मौका था कि किस तरीके से पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है, कैसे डील करना होता है, और मेरे को अच्छा लगा। आदर्श को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। सरदार साहब में आदर्श के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं? सरदार शहर में आदर्श का योगदान आज भी दिखता है, और मेरे को लगता है कि आने वाले बहुत लंबे टाइम तक ये योगदान दिखता रहेगा, और वो बहुत लंबे टाइम तक ये दिखेगा। और जितने भी लोग मोटिवेटेड हैं आज एजुकेशन के लिए, मेरे को लगता है एजुकेशन में जो आपका योगदान है, आदर्श परिवार का जो योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे स्वयं के लिए 8वीं कक्षा के बाद में मेरे को और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, आप थे, इसलिए फिर मैं इस तरफ आया। तो मेरे को लगता है काफ़ी लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छा इसके अंदर है। आपके काफ़ी साथी सक्सेस हुए होंगे। हाँ, अब मिलते रहते होंगे, बातचीत भी होती होगी कुछ। कभी ऐसे संस्मरणीय होते हैं कि यार स्कूल में उस समय डांट खाई थी, और ऐसा कोई है क्या तो आपको भी डांट भी दी? हाँ ज़रूर। मेरे को 1 या 2 बार याद है, जब आपसे ही, आपने मेरे को डांटा तो नहीं था, पर आपने आंखें दिखाई थी मुझे वो मेरे को अच्छे से याद है। उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी थी डांटने की। नहीं, एक बार ऐसा भी वाकया है, जब मैंने आपकी एक कॉपी थी, मुझे क्वेश्चन तो पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, और आपने एक जवाब लिखा था, और मैंने उसको क्लास में ये कोट करके बताया था कि मैं इस बात को बहुत लंबा लिखाता हूँ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाता हूँ, और पीयूष ने देखो इसको कितने सिंपलिसिटी से लिखा है। याद है ऐसा वाकया? मुझे याद है सर। वो कोई रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन थी, मेरे हिसाब से नाइट्रोजन से रिलेटेड था। नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे रिलेटेड था। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो जवाब। मैंने वो, आप जो बात कर रहे थे कि महासंग्राम की, तो वो जो, उसको मैंने एक हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री को मिला के उसको समझने का जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, उस तरीके से वो प्रदर्शित करने की कोशिश करी थी, और आपने उसको एक्नॉलेज भी किया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। अब ये आदर्श का सिल्वर जुबली ईयर भी चल रहा है, और आपके भी आदर्श से इमोशनल टच आपका है। तो ऐसे कोई इवेंट जो आपके दिमाग में आए कि सर ये इवेंट हो तो बहुत अच्छा लगेगा, कि हम एक साथ कई बच्चे, पुराने लोग शेयर करना चाहें अपने अनुभवों को, और शहर को भी बता सकें कि वास्तव में आदर्श की कितनी प्रतिभाएं कहाँ कहाँ पहुँच गई? तो सिल्वर जुबली पे जैसे आप पूछ रहे थे कि आदर्श का योगदान कैसे दिखता है, तो सबसे सही तरीका मुझे यही लगता है कि जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं उनका एक एल्यूमिनाई मीट कर सकते हैं हम, एक किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उनको बुलाना, उनकी मीट रखना, और उनसे शहर वाले लोगों को दिखाना कि हम क्या अचीव कर सकते हैं अगर हम विश्वास रखें और अगर हम सपोर्ट करें। तो मेरे को लगता है कि एक एल्यूमिनाई मीट होनी चाहिए हमारी। एल्यूमिनाई मीट होनी चाहिए। अभी अपने आदर्श पार्थ क्रिएटिव इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है, नीट और IIT। तो आप क्या ये मानते हैं कि छोटे सिटी में भी ये संभव है कि यदि प्रॉपर गाइडेंस मिले तो बच्चे सिलेक्ट हो सकें? सर मैं भी जब
11th-12th करके गया था यहाँ से, तो मेरे को उसी का, मैं कोटा जाने के बाद मैंने 3-4 टेस्ट में मेरे कम नंबर आए, फिर मैंने पकड़ बना ली थी वहाँ पे। वो उसका कारण मेरे को ये लगता है कि मैंने जो 11वीं-12वीं जो मेरी नींव है, जब अपन सब्जेक्ट उठाते हैं तो वहाँ वो जो नींव बनना वो एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बननी चाहिए और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बननी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो, एक स्ट्रेस फ्री और कॉन्सेप्चुअल एनवायरनमेंट बनाना घर के अंदर रह के और अपने सिटी में रह के भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और मैं तो आज भी उसी का ही सपोर्टर हूँ। मेरे को यही लगता है। आपकी ये जो मुस्कान है वो पहले भी ये थी और ये बढ़ती जा रही है, इसका क्या राज है? वो तो सर समय के साथ साथ कुछ चीज़ें समझ में आती रहती है। आप जब भी मरीजों को देखते हैं तो ये लगता है कि पहले हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहते थे सब लोग, पर जब पेशेंट्स को देखते हैं कि महीनों भर से चक्कर काट रहे हैं और माता पिता बीमार है, 20 साल के 15 साल के बच्चे भी अपने माता पिता को लेकर घूम रहे होते हैं, खुद परेशान रहते हैं, तो ये सब देख के लगता है कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं और हमें छोटी मोटी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मानसिकता को, अपने शारीरिकता को जितना हो सके पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। शायद इसी का कारण। तो ऐसा लगता है कि वो आपकी मुस्कान से भी पेशेंट है वो काफ़ी कूल महसूस करता है। यही कोशिश रहती है सर कि एक बार अगर पेशेंट आके बैठता है तो कम से कम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि ओपन अप हो सके और अपनी बात को शेयर कर सके, उसको ऐसा लगे कि मेरी बातों को समझा जा रहा है। तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है मुझे। क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अब तो अगली इवेंट अपनी आदत शेर भी नहीं होगी जी, उसमें तो आपको बुलाना ही है, और आपको भी बुलाना पड़ेगा हमें जब अगली इवेंट होगी शादी की। हाँ सर, तो ज़रूर। उसकी हमें इंतज़ार रहेगा पूरा आदर्श फैमिली को। आप में जो कुछ विशेषताएं हैं, बहुत सी बार बच्चों से मैं शेयर भी करता हूँ कि नियमितता, गंभीरता, टीचर के प्रति आदर भाव, अपने आप पर विश्वास, ये आपकी एक अलग विशेषता जो मेरे को दिखाई देती है। आने वाले समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि सरदार शहर के चिकित्सा क्षेत्र में जब भी अच्छे डॉक्टर्स की नाम आएगा उसमें डॉक्टर पीयूष स्वामी टॉप पे रहेगा। आपको क्या लगता है? मैं कोशिश तो हमेशा यही करूँगा सर, क्योंकि आज तक भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं अपने प्रोफेशन को अच्छे से समझ पाऊँ और उसको सही से डिलीवर कर पाऊँ। तो आगे भी मैं यही कोशिश करूँगा कि चिकित्सा मेरा प्रोफेशन है तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ। यही मेरी कोशिश है। स्वस्थ भारत, मस्त भारत के जी, साथ जीना चाहते हैं आप भी, ज़रूर ज़रूर, ताकि अपने देश के युवा या जो भी आगे बढ़ सके। और एनर्जी जो एक फिजिकल स्ट्रेस में या उसमें बीमारियों में लग जाती है कुछ लोग कहीं समय से और पहले ही, लगे। हाँ, तो वो सब आप कवर करेंगे निश्चित रूप से। और आज आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। आदर्श आपका परिवार है और आप वैसे ही आते रहा करो, वैसे एक आपका घर भी है। तो हाँ सर, मुझे यहाँ आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। मैं कभी होली दिवाली या ऐसे भी जब भी आप अवेलेबल होते हो तो मैं आ जाता हूँ सर, ये हमेशा से। और आज मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि धन्य है पीयूष के माता पिता जिन्होंने इतना अच्छा संस्कार इनको दिया। स्वयं इनके पिताश्री से लगभग शहर के हर व्यक्ति परिचित हैं, ईश्वर जी स्वामी जो प्रिंसिपल हैं अभी, तो उनके दिए गए संस्कार उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पीयूष स्वामी ने न केवल आदर्श का नाम बढ़ाया है बल्कि सरदार सर को भी आगे आने वाले समय गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।